हेलो गाइस, फिजिक्स के स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियो अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट इंजीनियर आरी खान फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स पर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। जिन लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर ये पता नहीं चल पाता कि वीडियो कब अपलोड हुआ, तो मैं बता दूं कि ईच डे, हर दिन 2 वीडियो मैं अपलोड करता हूं, एक दिन में और एक रात में। दिन में लगभग वो 11 से 1 के बीच में अपलोड होता है और रात में 8 बजे से 10 बजे रात के बीच में अपलोड होता है। अपलोडिंग टाइम होता है, तो नोटिफिकेशन बटन होता है, उसको ज़रूर दबाएं, तो आपको जो भी वीडियो अपलोड होती रहेगी वो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ अगली वीडियोज़ आ गई है। और मैं अपने हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि सपोज़ करें कि इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर चल रहा है। अगर आपको आज की वीडियो समझनी है तो जैसे एक पिक्चर होती है, एक मूवी अगर आप देखते हैं तो मूवी में क्या है कि अगर आप सडनली अगर आप बीच में अगर एंट्री कर दें सिनेमा हॉल में तो शायद आपको मूवी समझ में नहीं आए। अगर उसको अच्छे से समझना है तो उसको शुरू से देखना होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर को अच्छे से देखना चाहते तो लेक्चर 1 से इलेक्ट्रोस्टैट के शुरू करें। आज 20वां लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ। कई बच्चे मैसेज करेंगे सर 11वीं का वीडियो आपने अपलोड करना बंद कर दिया है, तो मैंने अपलोड करना बंद नहीं किया है। पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन और एरर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था वेक्टर का, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे थे। तो कल इस वीडियो के 1-2 वीडियो के बाद फिर मैं उन सारे वीडियोस को भी उसके आगे भी अपलोड करूंगा। तो जो लोग 10th दे चुके हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और 11वीं का वीडियो भी इतना है कि आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और अगला वीडियो जो वेक्टर का जो टॉपिक चल रहा था वो मैं अपलोड करना शुरू कर दूँगा। आज जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है वो डाइपोल पर चर्चा कर रहे थे कि डाइपोल क्या होता है। जब आप उसको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स और टॉर्क का मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में कैलकुलेट की हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है और बहुत सेंसिटिव पड़ाव है। इस पड़ाव पर चलने से पहले कई बार मुझसे पेरेंट्स भी पूछते हैं और बच्चे भी पूछते हैं कि सर अगर मैंने 11वीं अच्छे से नहीं पढ़ी तो क्या 12वीं मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ? तो अगर सिर्फ बोर्ड पर्पज़ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो शायद आप पढ़ सकते, लेकिन आपका अगर लक्ष्य अगर IIT है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बनाने हैं, जैसे SC वर्मा बनाना है, यूरोडब बनाना है, तो फिर मुश्किल आएगी, क्योंकि वहाँ पर 11वीं का इस्तेमाल होना है 12th के न्यूमेरिकल्स में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो 12वीं के बच्चे हैं वो रिवीजन करें 11वीं की क्लास को भी। कई बार बच्चे बोलते हैं लॉकडाउन में क्या पढ़े, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप पीछे की सारी चीज़ों को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो लिंक्ड है 12th, कहीं ना कहीं लिंक्ड है 11वीं से। वैसे आप नहीं भी पढ़ सकते, बोर्ड अगर सिर्फ पास कर रहे हैं तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लास्ट टाइम पे भी आप अच्छे से पढ़ के आप एग्जाम्स दे सकते हैं। बट अगर आपका लक्ष्य अगर कंपटीशन है या बहुत अच्छा अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी का, अब अगर आप एम करीम वगैरह न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फिर शायद उतने अच्छे न्यूमेरिकल आपको नहीं मिले, है ना। तो बट जैसे आप वर्मा या यूरोडोव, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, इन सब की अगर आप न्यूमेरिकल्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको आना है, मतलब 11वीं के लिंक्ड मिलने हैं आपको। खैर चलिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। आज जो हमारा हेडलाइन है वो है मोशन ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग ये भी जान रहे थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसमें हम लोग डाइपोल को रखे थे और जब डाइपोल को हम रोटेट कराए थे स्लाइटली वर्ड मैंने कई बार यूज़ किया है, और क्यों यूज़ किया आज उसके कंक्लूजन पर हम आ रहे हैं। तो जब डाइपोल को हमने रोटेट कराया था तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगा था, और रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से क्या हुआ था कि वो डाइपोल वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने मीन पोजीशन में वापस आया, है ना। तो क्या हुआ क्या था, सपोज करो कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड था, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या आपका नॉन यूनिफॉर्म हो। आपने एक डाइपोल लिया
ये पॉजिटिव चार्ज है और ये उस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है, और डाइपोल को आपने स्लाइटली रोटेट कर दिया, ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो क्या हुआ, तो इस डाइपोल पर हमने कैलकुलेट कर लिया है कि इस डाइपोल पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है कितना लगता है, तो ये भी हमने निकाला था इसी पॉइंट ओ के अबाउट। क्या आ गया था हमारा मैग्नीट्यूड में पीई ई, और साथ में हमारा क्या था साइन थीटा था। ये रीस्टोरिंग टॉर्क था। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, अच्छे कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत यहां से हो रही है। मतलब साफ है कि यहां से मैंने जैसा बताया कि एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है कि इस डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रीस्टोरिंग टॉर्क लगा, और जिस रीस्टोरिंग टॉर्क की टेंडेंसी थी कि इस डाइपोल को वापस उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला दिया जाए, वापस उसके मीन पोजीशन में ला दिया जाए। लेकिन होता क्या है, क्या डाइपोल पर जब ये रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है तो ये डाइपोल डायरेक्ट वापस आता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक इमेजिनेशन करें कि एक स्प्रिंग है, आपने उसको स्लाइटली मतलब थोड़ा, अगर आपने उसको थोड़ा स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो स्प्रिंग वापस से अपने इनिशियल पोजीशन, इनिशियल कंडीशन में आया। लेकिन क्या वो डायरेक्ट आया? तो नहीं, स्प्रिंग पहले बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे किया, मतलब एसएचएम किया, और एसएचएम करने के बाद फिर वापस स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया। सेम थिंग हैपन हियर, वही एकदम इक्वल, मतलब वही कॉन्सेप्ट यहां पे काम हो रहा है। सपोज करो कि ये आपका डाइपोल है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे इस कॉर्नर पे लगा है और एक नेगेटिव चार्ज यहां लगा है। मान लो थोड़ा देर के लिए एक रॉड है, इसमें एक इसे डंबल टाइप का जो होता है, एक नेगेटिव चार्ज यहां है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां है ना, और ये बीच में मान लो रॉड है, ये यहां पर जैसे ये कंडीशन है आपका। जब रीस्टोरिंग टॉर्क लगा तो ये वापस डायरेक्ट नहीं आया, ये इस तरह से पहले एसएचएम परफॉर्म करेगा, ये बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ बैक फोर्थ एसएचएम परफॉर्म करेगा। और जब अगर एसएचएम की बात आ रही, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात आ रही है, तो फिर आपको 11वीं के बारे में सोचना होगा। 11वीं का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो जब कोई भी बॉडी एसएचएम कहती है तो एसएचएम का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बॉडी के पास अगर एसएचएम है, कोई भी बॉडी अगर एसएचएम परफॉर्म कर रही है, तो फिर उसका अपना टाइम पीरियड होगा, आवर्त काल होगा। और यहां पर फिजिक्स वही कह रहा है, यहां पे सवाल यही है कि अगर इस पर रीस्टोरिंग टॉर्क लगा तो बताइए कि इस डाइपोल का टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कई बार लोग इसको बहुत सीरियस ले लेते हैं, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूं। फिजिक्स बहुत आसान है, अगर आप कसम नहीं खाएं कि मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूं कि मैं फिजिक्स नहीं सीखूंगा, तो फिर शायद नहीं सिखा सकता, अदरवाइज बहुत इजी है। कई बच्चे सोच रहे हैं हाय रे, अब तो हम तो एसएचएम पढ़े ही नहीं, अब तो इस सवाल हमसे होगा ही नहीं। एकदम होगा, कोई जरूरी नहीं कि एक कॉन्सेप्ट के लिए पूरा का पूरा टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो शायद आप उसको लीव कर दे। नो, वहां का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या हम बताते हैं। तो भैया निकालना क्या है, तो डाइपोल का टाइम पीरियड क्या होगा। तो कैसे निकाला जाए, कैसे सोचोगे इस टॉपिक पर कि हम इसका टाइम पीरियड निकालना। सोचना सीखो, बनाना नहीं। टीचर्स आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे दे, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बता दे, अगर आपने खुद से सोचना नहीं शुरू किया तो आप कभी भी फिजिक्स नहीं सोच सकते, नहीं अच्छा कर सकते। अब बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे सर हमसे सोचना नहीं होता, तो यार सोचना इतना भी इजी नहीं है। जब आपका अनुभव आएगा, जब लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग एबिलिटी आएगी, है ना। जैसे आप क्रिकेट खेलते, शुरू में आप बहुत मुश्किल होती है आपके साथ, जब धीरे धीरे आप अच्छा खेलने लगते तो आप क्लासिकल बैट्समैन हो जाते हैं। आप बैट और अपने कलाई का इस्तेमाल करके बॉल के साथ आप खेलना शुरू कर देते, चौके छक्के की लाइन लग जाती है वहां पे। सेम फिजिक्स में भी वही चीज है। आप सोचते कैसे हैं,
आपका सोचने का जो अप्रोच है वो कैसा है, यह निर्धारित करेगा आपके फिजिक्स की दशा और दिशा को। इस बात के लिए याद रखिए, सोच। अब यही बेसिस यहां पे है कि भाई टाइम पीरियड कैसे इसका निकलेगा। ठीक है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब सोचना कहां से, जहां तक मैं जानता हूं कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, कितना भाई, 2 पाई और बाई ओमेगा। बहुत फ्रेंडली हैं आप लोग, 10th में इस चीज को हम लोग जान रहे थे कि टाइम पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो बोलोगे कि सर तो निकल गया, तो अभी नहीं निकला। देखो 2 पाई तो एक नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, चलो इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे मालूम है, नोन है, ऑलरेडी नोन है, बट ये ओमेगा की वैल्यू तो चाहिए। बस अगर आप ओमेगा निकाल लो किसी तरीके से, क्या निकालना है, ओमेगा। क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा। अगर ओमेगा आपने निकालना सीख लिया तो फिर गारंटेड है कि आप इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। और मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में, मैंने कूलम्ब्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स थे वहां पर भी इस चीज को मैंने आपको बताया था, और मैंने कहा था कि बस यही ओमेगा आपको निकालना है, इसी ओमेगा को आपको कैलकुलेट करना है। तो भैया अब क्या करना चाहिए यहां पे, ओमेगा कैसे निकलेगा, तो इसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। पहला लाइन, आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे। स्लाइटली डिस्प्लेस करने का मतलब है कि यह एंगल बहुत छोटा होगा, ठीक है। और एंगल, अगर कोई भी एंगल बहुत छोटा एंगल होता है, जरा गौर से देखिएगा, सिंस थीटा इज स्मॉल, सो बच्चों जब भी अगर थीटा स्मॉल हो तो याद रखना, मैथमेटिक्स कहती है, त्रिकोणमिति कहती है कि साइन थीटा या टैन थीटा ये बराबर सिर्फ किसके होगा, थीटा के। याद रहे, आप का ये एंगल काफी क्या था, स्मॉल था। अब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा आपने स्मॉल एंगल क्यों लिया, आप बड़ा एंगल लेते, इसको बहुत ज्यादा आप घुमाते। तो देखो भैया, स्प्रिंग है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा खींचो और छोड़ो तो वो ऑसिलेशन करता है। अब इतना मत खींच दो कि स्प्रिंग तार हो जाए, तो फिर वो ऑसिलेशन की घटना को, फिनोमेना को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर भी एसएचएम की घटना को ऑब्जर्व करने के लिए यह जरूरी है कि आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दे, छोड़ दे, यहां से यहां लाए और फिर छोड़े, फिर देखिए ये एसएचएम करेगा। आप अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कि सर्कुलर पाथ टाइप में मूव कर जाए, एसएचएम की घटना हो ही नहीं। तो जवाब सुन लीजिएगा, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट इसलिए किया गया क्योंकि मुझे डाइपोल का हार्मोनिक बिहेवियर चेक करना है, और कुछ भी नहीं, है ना। अब थीटा बहुत स्मॉल, तो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। अच्छा एक बात और, स्प्रिंग को आपने बाहर खींचा, डिस्प्लेसमेंट बाहर हुआ, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, अंदर की तरफ रीस्टोरिंग। मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्या करेगा, एक्स मान लो खिंचा रहा है तो एक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। यहां आपने थीटा इसको आगे मूव कराया, रीस्टोरिंग टॉर्क इस थीटा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और थीटा का अगर अपोज कर रहा है तो आप यहां पर आराम से आगे माइनस लिख सकते हैं। माइनस बता रहा है कि ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है जो डाइपोल पर लग रहा है, ये इस थीटा का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सिंपल है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जरा गौर से देखिए। सो टॉर्क बराबर माइनस पीई ई, और साइन थीटा की जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं आप, थीटा लिख सकते हैं। और अगर इसको खूबसूरत अगर आपको बनाना है तो इसको इस ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, किस पर, डाइपोल पर। किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको जो रोटेट किया उस वजह से। और इसी रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये डाइपोल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अब देखो आपने क्या लगाया था, इस पर टॉर्क लगाया था, एक्सटर्नल टॉर्क और रोटेशन। अब फिर देखिए, मैंने पहले कहा कि 12वीं का लिंक 11वीं से होता है। अब रोटेशन पे ही कोई भी बॉडी जो रोटेट करती है तो उस पर जो टॉर्क लगता है, जनरल फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर आई अल्फा फ्रॉम रोटेशन। आप जो इस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, या इसी को एक्सटर्नल टॉर्क बोलते हैं, क्या लगाइए, आई अल्फा, है ना। अगर ये टॉर्क, अगर आप इसको पहले एक्सटर्नल टॉर्क लगाए तब तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क लगा, तो वो एक्सटर्नल टॉर्क कितना, आई अल्फा।
आई जो है यहां पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बहुत ही खूबसूरत सवाल। अब देखिए कि 12th का मिलान 11वीं से कैसे हो रहा है ना, और 12th का मिलान 11वीं के 2 चैप्टर से हो रहा है, एक एसएचएम और दूसरा रोटेशन। इसलिए जब मुझसे बच्चे पूछते हैं कि क्या बिना 11वीं के अच्छी क्वालिटी का फिजिक्स 12वीं में पढ़ा जा सकता है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अब जरा गौर से देखिएगा, तो आप पूछेंगे सर ये अल्फा क्या है, तो आई नॉट को पहले देख लो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अल्फा जो है ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। एक होता लीनियर, और कोई भी चीज जब रोटेट करती है, गोल घूमती है, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है d2x बाई dt स्क्वायर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं है, थीटा है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा। तो ये जो अल्फा जो आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है। और आई नॉट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहां पर ये ओ पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस डायपोल का, किस पॉइंट के अबाउट, जो रोटेशनल पॉइंट, रोटेशनल एक्सिस आपका ओ है उसके अबाउट, है ना। तो क्या होगा, सो टाइम पीरियड बराबर आई नॉट रहने दो, आगे हम निकालेंगे कि आई नॉट इसका कितना होता है, और अल्फा की जगह d2 थीटा और बाई क्या हो गया, dt स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिएगा आई नॉट रहने दिए और अल्फा की जगह d2 थीटा और बाई क्या हो गया हमारा, dt स्क्वायर। ये एक्सटर्नल टॉर्क है जो कि इस रिस्टोरिंग टॉर्क के क्या था, बराबर था। जरा गौर से देखिएगा। अब ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बात करने जा रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 का, दोनों का LHS आपस में क्या है, बराबर है। और अगर LHS बराबर है तो फिर RHS को ही बराबर होना है। तो हम लिखते हैं यहां पर आई नॉट d2 थीटा बाई dt स्क्वायर बराबर, यहां पे आ जाइए आप, PE E माइनस थीटा। क्लियर है। अब यहां से आप d2 थीटा बाई dt स्क्वायर बराबर, बहुत अच्छा लाइन, इस आई नॉट को नीचे ले जाओ, तो यहां पर क्या हो गया, PE E बाई आई नॉट और इंटू क्या हो गया, माइनस थीटा। ठीक है। बोलोगे सर ये क्या निकाल रहे हो आप, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, आपको तो सर जी ओमेगा निकालना था, आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। कहां जा रहे हैं हम लोग, तो सही जगह जा रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि निकालना क्या है, टाइम पीरियड, फॉर्मूला लगाया, ओमेगा चाहिए। ये सारा काम हम लोग इस ओमेगा के लिए, इस ससुरा ओमेगा को निकालना है, ये बहुत परेशान करता है। तो पहले देखा मैंने रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग है तो माइनस लगा दिए, एंगल छोटा था तो साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लगा दिए। कोई बॉडी जो रोटेट करती है तो उस पर जो एक्सटर्नल टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, आई अल्फा लगता है। आई नॉट की जगह मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इस पॉइंट ओ के, और अल्फा जो है वो हमारा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इस मान को पुट कर दिए। अब दोनों LHS बराबर, तो RHS भी क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। अब RHS बराबर करके d2 थीटा बटा dt स्क्वायर निकाल दिए। बोलोगे सर अब क्या चाहिए, तो ओमेगा था, कैसे निकलेगा वो, तो अब हम लोग ओमेगा निकालने पहुंच चुके हैं। आते हैं SHM पर। जब कोई भी बॉडी बच्चों SHM करती है, कोई भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, तो उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वो आपको 11वीं में पढ़ना है। जरा देखिए वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। ये जो इक्वेशन 3 है हम लिखने जा रहे हैं यहां पर, कंपेयर इक्वेशन 3 with a standard equation of SHM। व्हाट सुनना, ये जो इक्वेशन 3 आपने लाया, अब इसका हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं किससे, वर्ड सुनो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। इसका कंपैरिजन कराने जा रहे हैं किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। तो बोलोगे सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है, तो देख लो यही होता है d2 थीटा बाई dt स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर x होता है यहां पर d2
एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो यहां होता माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां अगर थीटा की जगह वाई होता तो यहां भी क्या होता, वाई होता। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहा जाता है। हम इसको क्या मान रहे हैं, इक्वेशन 4। अगर आप इस इक्वेशन 3 को और इस इक्वेशन 4 को देखो तो दोनों का एलएचएस आपस में क्या है, बराबर है। दूसरे शब्दों में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है ये एंगुलर इक्वेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन का इक्वेशन है ना। कितना है भाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जरा गौर से देखिए, इसी दोनों को कंपेयर करा के हम यहां से ओमेगा का मान कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ काफी है, थोड़ा मुझे अब हटाना होगा, तो मैं इन सब चीजों को हटा देता हूं, देख लीजिएगा। हटा रहा हूं मैं, है ना। जरा गौर से देखिए, मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से दोनों का एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया पीई ई बाई आई नॉट, और साथ में क्या हो गया, माइनस थीटा, है ना। अब देखिए, इस माइनस थीटा से माइनस थीटा को हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कराया और कुछ भी नहीं। कैंसिल करने के बाद ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पीई ई, और बाई क्या हो गया, आई नॉट। या ओमेगा बराबर स्क्वायर अगर उधर चला गया तो अंडर रूट ऑफ पीई ई, और बाई क्या हो गया हमारा, आई नॉट। तो देखिए तो कितना आसानी से हमारा ओमेगा का मान निकल गया। और अगर ओमेगा निकल गया तो पुट करेंगे तो फिर आंसर टाइम पीरियड का मान निकल जाएगा। ये पुट करते हैं, इसको हम बिठा रहे हैं यहां पे। सो टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई, और बाई ओमेगा की वैल्यू हम क्या पुट करने जा रहे हैं, पीई ई, और बाई क्या आपका, आई नॉट। तो 2 पाई, ये पलटी खाएगा तो ऊपर चला गया तो हो गया आई नॉट, और बाई हो गया पीई, और इनटू क्या हो गया, ई। ये क्या निकल गया हमारा, टाइम पीरियड। और मैं आपको बता दूं कि एससी वर्मा का क्वेश्चन है, जिसको मैंने थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन किया आपके सामने। जब आप एससी वर्मा बुक देखेंगे तो वहां पर एक न्यूमेरिकल एंड में दिया हुआ है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई नॉट बाई पी इंटू ई। तो ये इस डाइपोल का क्या निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया। अब डाइपोल में तो ये रॉड होता नहीं है, अगर रॉड होता तो फिर ml स्क्वायर बाई 12 या एक इंड के हिसाब से ml स्क्वायर बाई 3। तो यहां पे डाइपोल नहीं है, ये 2 छोटे छोटे पॉइंट चार्ज हैं। जरा गौर से देखिएगा। अब आपको मालूम है कि कोई भी चार्ज बिना मास के रहता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसका मास भी m होगा और इसका मास भी m होगा। तो यहां पर आई नॉट जो होगा, गौर से देखना, m और ये जो दूरी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है l, तो ml स्क्वायर, और उसके लिए भी क्या हो गया, ml स्क्वायर। तो बराबर कितना हो गया आपका, 2ml स्क्वायर। इस डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि रॉड नहीं है डाइपोल में, हमने रॉड कंसीडर नहीं किया। अगर रॉड अगर आपका होता तो अगर आप 20 से थे तो यहाँ पर ml स्क्वायर बाई 12 एक सेक्शन और आपको क्या करना होता, ऐड करना होता मिडिल पॉइंट के लिए। अगर एंड पॉइंट से लेते तो यहाँ पर प्लस ml स्क्वायर बाई 3 ऐड करना होता। कुछ भी नहीं है, डाइपोल में सिर्फ ये 2 पॉइंट मास हैं, तो एक के लिए ml स्क्वायर, दूसरे के लिए ml स्क्वायर, उस पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना हो गया 2ml स्क्वायर। एंड पीई बराबर आप जानते हैं Q, और क्रॉस कितना होता है 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इन दोनों मान को आप चाहें तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये इस डाइपोल का क्या निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये सेक्शन। एक बात तो समझ में आती है कि डाइपोल इतना भी आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं, इसकी दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि जब डाइपोल को रोटेट करते हैं तो कितना वर्क डन होता है और पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए अपने आरी खान को विदा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।